फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं, मैंने पहले ही कहा कि जितने भी कंपटीशन आने वाले बिहार में बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, जिसमें आपको बीपीएससी के जो एईडीओ है या बिहार दरोगा का एग्जाम आने वाला है या बिहार पुलिस से रिलेटेड हो या बीएसएससी सीजीएल हो, ठीक है, इन सब तरह के जितने भी कंपटीशन अभी आपके एग्जाम आने वाला है, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद आपको पहुंचा सकता है, आपको हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और जिससे ये बात पता चल पाए उनको भी कि यहाँ से अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो मिल पाता है। तो चलिए, आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम बहुत सारा हो सकता है। या तो ये आपको इस चैप्टर के अंतर्गत चैप्टर का नाम हम कह सकते हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन। देखिए, इन संसाधन या फिर आपको पर्यावरण एवं संसाधन, जल संसाधन या बहुउद्देशीय परियोजना, इन सब तरह के आपके ये चैप्टर्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर एक कंपटीशन में, हर एक जो आपके आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है, वहां से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि उष्णकटिबंधीय, सबसे पहला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? महोगनी, बबूल या देवदार या सखुआ, इनमें से कौन सा जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ है, कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सखुआ, यानी साखू यानी साल। कटिबंधीय पर्णपाती वनों का प्रमुख वृक्ष जो है वो आपको कौन सा? साल है। ठीक है। अब कटिबंधीय पर्यावरणीय जो पर्णपाती वन जो होता है, जिसे मानसूनी वन भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। यह वन उन क्षेत्रों में होता है, पाया जाता है जहां पर वर्षा लगभग 100 से या 100-200 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा होती है। प्रमुख वृक्ष जो है यहाँ का वो है आपका साल, जिसको सखुआ कहते हैं। शीशम भी आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के अंतर्गत आता है। पलास का जो पेड़ होता है वो भी। तेंदू ये भी आता है। ये सारे, मगर इसमें साखू जो हैं, इसमें दिए गए विकल्प के अनुसार से ये आपको ज्यादा कंफर्टेबल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि कुछ ये जो वन दिए गए हैं उनके बारे में भी थोड़ा मैं जानकारी आपको बता दूं। यह जो महोगनी वन है ये आपको विदेशी वृक्ष है। ये क्या है? विदेशी वृक्ष। यह आपको खास करके अमेरिका या अफ्रीका में पाया जाता है, ये महोगनी वन। वहीं पे अगर मैं बबूल की बात करूं तो यह शुष्क या अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कटिबंधीय पर्णपाती नहीं है बबूल, ये जो है शुष्क या अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वहीं देवदार की बात करें हम तो ये आपको शीतोष्ण कटिबंधीय है। ये क्या है? आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण है, ध्यान रखिएगा। या पर्वतीय क्षेत्रों में ये खास करके पाया जाता है, यानी यह हिमालय पर्वत पर भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सखुआ होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने में कि बाघ परियोजना क्या है? बाघ परियोजना क्या है, इसको थोड़ा समझाना है आपको। ठीक है। तो बाघ परियोजना के बारे में अगर हम लोग समझें तो बाघ परियोजना क्या है? बाघ परियोजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक वन्य जो संरक्षण योजना है। यह क्या है? एक वन्य संरक्षण परियोजना है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है कि आपके पास जो ऑप्शन है उसके अनुसार से अगर हम बात करें तो विदेशी बाघ के आयात का, वैसे मैं कुछ फैक्ट बता देता हूं, उसके बाद ज्यादा बेहतर हो जाएगा, आपको आसानी पूर्वक आप इसमें से आप चुन पाओगे। यहाँ पे है बाघ के जो घटती हुई संख्या है उसको रोकना, उन्हें बचाना, यही बाघ परियोजना प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है। और बाघ परियोजना शुरुआत कब से हुआ था? ये आपको 1973 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। उस समय भारत में बाघों की संख्या बहुत तेजी से घट रही थी।
शिकार, जंगल कटाई, आवास की कमी, इन सब की वजह से जो है इसमें काफी कमी होती जा रही थी। तो इसमें बाघों का, इसका उद्देश्य क्या हुआ, बाघ परियोजना की, इसको बाघों की रक्षा किया जाए, अवैध शिकार से बचाया जाए, रोका जाए, बाघों के सुरक्षित आवास बनाना, जैसे टाइगर रिजर्व का निर्माण करना, जंगल या संरक्षण करना, जंगलों का संरक्षण, ताकि बाघ या अन्य जानवर भी रहने में सुरक्षित जगह मिल सके, स्थानीय लोगों को जागरूक करना ताकि वो भी वन्य संरक्षण में जो है वो भाग ले सके, ये सब उनका उद्देश्य था। तो भारत में अगर बात किया जाए कि टाइगर रिजर्व की, तो 2023 तक अगर हम डेटा की बात करें तो लगभग आपको 53 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कुछ मैं जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे जिम का कार्बेट है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार से आप समझ गए होंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा मैं बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे जिम कार्बेट, ये जो आपका बाघ है, ये बाघ जो रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, ये आपको यूके यानी उत्तराखंड में है। वहीं पर बात करें हम कान्हा, तो कान्हा की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। तीसरा सुंदरबन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वेस्ट बंगाल में है। वहीं पर बात करें हम रणथौर भौर, ये आपका राजस्थान में है, अडरौ से है, राजस्थान है, ध्यान रखिएगा। सीमी प्लिया, ध्यान रखना, सीमीलीपाल, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, याद हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पर अब इसके इस परियोजना के कारण बार जब ये आपको रिजर्व, ये जो बाघ परियोजना चला, तो 1973 में लगभग 1800 बाघ था। 1973 में 1800 बाघ था, जबकि 2022 की गणना में ये हो गया 3167 बाघ हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा अब सारी बात। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन बनाइए, आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाघ के शिकार की योजना, ये तो ऑप्शन गलती हो गया। बाघ के संरक्षण की योजना, यही तो बाघ का परियोजना का मेन था उद्देश्य। विदेश से बाघ के आयात का योजना, ये तो उद्देश्य नहीं था। बाघ के खाल के उपयोग की योजना, नहीं, बाघ के संरक्षण का उपयोग। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें से कि इनमें से कौन सा, अभी आपको मैंने बताया भी, तो बताना है आपको कि इनमें से उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन सी है, बेताल, मानस, या फिर नामदफा, या कार्बेट। तो इनमें से कौन सा है ये आपको बताना होगा, तो बताइए। तो इनमें से उत्तराखंड का बाघ परियोजना जो टाइगर रिजर्व है, ये आपका कार्बेट, अभी मैंने बताया भी। तो ध्यान रखिएगा, कार्बेट कहाँ है भाई, उत्तराखंड में, और ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में स्थित है। हालांकि ये बाघ परियोजना नहीं है, लेकिन इसके आसपास कई बांध परियोजना भी है। टिहरी, अगर हम बात करें, कार्बेट समझ में आ गया, उत्तराखंड बाघ परियोजना कौन सी है, क्लियर हो गया। चलिए, ठीक है, तो उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन सी है, बाघ परियोजना कौन कौन सी है, समझ में आ गया। बेताल, मानस, या नामदफा, या कार्बेट, इनमें से कौन सा है ये आपको बताना था। तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाघ परियोजना है, ठीक है। और ये आपको सबसे पहली, ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये भारत का, ये 1973 में ही सब शुरुआत की गई थी ये प्रोजेक्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये सबसे पहली बाघ परियोजना है उत्तराखंड की, नैनीताल की पौड़ी गढ़वाल में है। यहाँ रामगंगा नदी बहती है और इसी नदी पर रामगंगा बांध भी है। ठीक है, यहाँ पर। लेकिन वहीं पर हम बेताल की बात करें तो ऐसा कोई रिजर्व जो टाइगर रिजर्व है ही नहीं भारत में। ठीक है, ये काल्पनिक है, गलत फहमी है, फालतू है। नामदफा की अगर हम बात करें तो यह एक टाइगर रिजर्व है, लेकिन यह अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के कतार में, हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो उन बात को थोड़ा समझना जरूरी है। भारत के ज्वारीय वनों में फिलिन ब्लैंस तथा फिलिन ब्लैंस के पेड़ अधिक मिलते हैं। ज्वारीय वनों में कौन सा पेड़ अधिक पेड़ मिलते हैं, उसको आपको बताना है डिटेल्स में। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। भारत में अगर हम बात करें, भारत में अगर मैं बात करूं कि कौन सा
मतलब ज्वारीय वनों में कौन सा जो है वो पेड़ ज्यादा मिलते हैं? तो भारत के ज्वारीय वनों में कौन सा पेड़ अधिक मिलता है? तो ज्वारीय वन होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो समुद्र के ज्वार भाटा वाले इलाके में होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर अधिक होती है, वहां पर होता है चीड़ रहित वे वन होते हैं जहाँ पेड़ साल भर हरे भरे रहते हैं, पत्ते झड़ते नहीं। चीड़ रहित वन उसी को कहते हैं जहां पर 200 से 400 सेंटीमीटर के आसपास पानी होता है। जैसे ये अगर हम बात करें चीड़ रहित वन कहाँ पाए जाते हैं, जैसे असम में पाए जाते हैं, मेघालय में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मेघालय में हमेशा वर्षा होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, नागालैंड में, ठीक है, इन सब जगहों पे होता है जहां 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु फिल इन ब्लैंक्स है और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का भाई राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो अगर हम भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो ये तो आपका बाघ है, ये आपका बाघ है। लेकिन पक्षी की बात करें तो ये आपका मोर है। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। शक्ति और सुंदरता का प्रतीक, और मुख्य रूप से बाघ को भारत की सांस्कृतिक विरासत और जैव विविधता का प्रतीक माना जाता है। वहीं अगर हम पक्षी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। इसकी सुंदर पूंछ एवं शान के लिए जाना जाता है। मोर भारतीय संस्कृति में एवं कला में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि भारत में राष्ट्रीय वन उद्यानों की संख्या कितनी है? ये आपको बताना है। अभी हमने वैसे चर्चा भी किया था कि राष्ट्रीय उद्यान 2023 के अनुसार से भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है वो 106 है 2023 तक। ये वन उद्यान जो है वो वन्य संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करना। भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट है, उत्तराखंड में था, जिसकी स्थापना 1936 में ही हुई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें राजस्थान की, क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो पक्षी विहार भारत में सबसे बड़ा है। राजस्थान का फिल इन ब्लैंक्स पक्षी विहार भारत में सबसे बड़ा है। तो कौन सा भी पक्षी विहार है? तो ये आपका जो राजस्थान में बात करें अगर हम, तो भरतपुर पक्षी विहार। भरतपुर पक्षी विहार, क्या नाम है? भरतपुर पक्षी विहार भारत में सबसे बड़ा है। यह भरतपुर राजस्थान में ही है। भरतपुर पक्षी विहार के नाम से, इसे पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से ही जाना जाता था। यह पक्षी विहार विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ सैकड़ों प्रकार के जो हैं वो प्रवासी एवं देसी पक्षी आते हैं। विश्व धरोहर स्थल है, ये यूनेस्को की जो है आपका विश्व धरोहर में भी आता है। यहाँ हर साल लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं, खासकर सर्दियों में बहुत ज्यादा आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, हम थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको मिलान करना है। मिलान आपको कॉलम अ को कॉलम ब से सही मिलान करना है। तो अ में क्या है? पर्वतीय वन, ज्वारीय वन और शुष्क वन और चीड़ रहित वन। अब आपको ब में क्या है? तो वो है आपका बबूल, महोगनी, सुंदरी और देवदार। इनमें आपको क्या करना है? टिक करना है, मिलान करना है, कौन से वन में कौन सा पेड़ उगता है। ठीक है, तो ये आपको मिलान करना है। तो कैसे हम मिलान करें, थोड़ा समझेंगे तो आसानी पूर्वक आप समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पर्वतीय अगर हम वन की बात करें इसमें से, तो पर्वतीय वन कौन सा है भाई? सही, पर्वतीय वन कौन सा है? तो पर्वत पर मिलने वाले वन कौन सा है भाई? आपको वन में कौन सा? देवदार मिलता है। ज्वारीय अभी हमने पढ़ा है कि सुंदरी जो होता है वो, या सोंदरी, ठीक ना, यही है। शुष्क वन, चीड़ रहित वन,
तो चीड़ रहित जो हमेशा होता है तो महोगनी होता है। और शुष्क वन हो गया आपका बबूल, जहाँ पे कम वर्षा में भी चल जाए, ठीक ना। उसके बाद है आपका, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मैं आपको एक बार समझा दूं कि ये जो पर्वतीय पर्वतीय वन समझ में आ गया, ये पर्वतीय वन देवदार हो गया, ज्वार ये आपका सुंदरी हो गया, शुष्क बबूल हो गया, चिड़ै। तो ये पर्वतीय वन क्या है, ये ठंडे पहाड़ी इलाकों में भी होते हैं, ठीक है। जैसे हिमालय में देवदार वनों की प्रमुख पेड़ है। ज्वारीय की अगर बात करें तो ये समुद्री ज्वार भाटा के इलाके में पाए जाते हैं। शुष्क की बात करें तो जहाँ पे कम वर्षा होती है, जहाँ कम वर्षा होती है, जो राजस्थान का थार, बबूल और अन्य कठोर पेड़ यहाँ मिलते हैं। चीड़ रहित की बात करें, यह हमेशा वर्षा जहाँ होती रहती है, चाहे महोगनी और सागौन, ये सब सारे वन होते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो है आपका कि इनमें से आपको मिलान करना है भाई। तो इनमें कैसे मिलान करोगे आप, क्या कह रहा है आपको समझो। आपको अ में दिया हुआ है, मिलान अ में दिया है सिंह, गेंडा, उसके बाद आपको तेंदुआ और ऊंट। आपको ब में दिया है असम, राजस्थान, गिर और हिमालय। तो आपको इसको टिक करना है, किससे कौन रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, तो उद्यान से ही रिलेटेड होगा लगभग, और किससे कौन सा है ये आपको मिलाना है। तो अगर हम बात करें, थोड़ा समझो कि सिंह की अगर हम बात करें, सिंह की, तो ये तो आपको सिंपल सा है कि गिर हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कि तेंदुआ, तो तेंदुआ खास करके कहाँ होता है, तो तेंदुआ पर्वत वाले इलाके में होगा। तेंदुआ हिमालय, तो हिमालय आपका ये हो गया। ऊंट अगर हम बात करें राजस्थान वाला एरिया में होगा। और आपको गेंडा, तो गेंडा बचा कौन हुई, असम वाला एरिया में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी पूर्वक जो है वो मार सकते हैं, क्लियर, तो दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में झाड़ियां मिलती है, क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। राजस्थान में झाड़ियां मिलती है क्यों बोलता है, इसका रीजन बताइए। तो क्यों मिलता है भाई, जलवायु के कारण, ठीक है। वहाँ की जो जलवायु है उसके रीजन से, यानी राजस्थान एक क्या है, ड्राई और एरिड वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपको कैसा, आपका, ठीक है, कम वर्षा वाला है, कम बारिश होता है, इसलिए, ठीक है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और इसलिए बड़े पेड़ उगना बहुत ही ज़्यादा, बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे बड़े पेड़ उगना मुश्किल है। छोटे छोटे झाड़ियाँ ही यहाँ पर अच्छे से बढ़ सकता है। रेतीली कठोर यहाँ पर जो है, दूसरा मैंने कहा कि आपको कठोर मिट्टी होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर रेतीली और पतली होती है, जो पेड़ों के पोषण और पानी बनाए रखने के लिए भी कठिन होती है। पानी की कमी होती है वहाँ पे, ये भी होता है। गर्मी और ठंडी का मौसम, और वहाँ पे गर्मी और ठंड का कठोर मौसम, मतलब राजस्थान में गर्मी भी बहुत होता है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में झाड़ियाँ बड़ी आसानी से जीवित रहते हैं, मतलब कि पेड़ नहीं। मानव गतिविधि की बात करें तो झाड़ियों की जगह पर पेड़ काटे जाने, खेती बाड़ी के कारण भी बड़े पेड़ कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चीड़ रहित जो सदाबहार वन मिलते हैं, ऐसा क्यों। अंडमान द्वीप समूह में चीड़ रहित सदाबहार वन मिलते हैं, ऐसा क्यों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार में जो है वो चीड़ रहित सदाबहार वन, क्योंकि वहाँ पे वर्षा बहुत होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। और आपको पता है चीड़ रहित वन वहाँ होता है जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगा, वहाँ पे लगभग 400 सेंटीमीटर के आसपास अंडमान निकोबार में पानी होता है। गर्म एवं नम जलवायु, यानी यहाँ पर जो है वो जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है और बहुत नम होती है, जिससे पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं। मिट्टी की उपजाऊता, अगर फर्टिलिटी की बात करें, फर्टाइल सॉइल की बात करें यहाँ पे, तो अंडमान द्वीपों में मिट्टी उर्वरक एवं पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं यहाँ पे, जिससे पेड़ क्या होता है, अच्छा पोषण मिलता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ठीक ना, यहाँ पर बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सखुआ, साखू की लकड़ी कड़ी होती है पर देवदार की लकड़ी बहुत मुलायम होती है, ऐसा क्यों, रीजन क्या है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सखुआ की लकड़ी कड़ी होती है और देवदार की ऐसा क्यों। तो अगर
सूखी शाखाओं की जो लकड़ी कठोर होती है लेकिन देवदार की नहीं। तो लकड़ी की बनावट में वुड स्ट्रक्चर की वजह से सूखी शाखाओं की लकड़ी के कण जो फाइबर्स होते हैं वो ज्यादा संघन होते हैं। इसमें क्या होता है कि डेंस उसके ज्यादा होती है, ठीक ना, इसमें कठोर होता है, जिससे यह लकड़ी जो है बहुत जोर से पकड़ के रखता है। देवदार की लकड़ियों में तंतुओं की संरचना ऐसी होती है कि यह ज्यादा घनी नहीं होते। देवदार में जो है वो उतना ज्यादा घनी नहीं होती है, इससे कुछ हद तक नमी बनी रहती है, इसीलिए वह जो है मुलायम होता है। लकड़ी का उपयोग अगर बात करें तो देवदार पेड़ ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में उगते हैं, यहाँ हल्की और लचीली लकड़ी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन महोत्सव। चलिए क्वेश्चन कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीड़ रहित वन के कोई दो वृक्षों के नाम बताइए। तो चीड़ रहित वन के दो वृक्षों के नाम अभी हमने बताया भी था आपको, इससे पीछे जो चीड़ रहित वन के दूटा वृक्ष कौन कौन सा था। तो एक आपका था सागौन, और ये आपको एक था ज्यादा, ठीक है। अगर हम बात करें चीड़ रहित की, अगर हम बात करें तो चीड़ रहित वन के कोई दो वृक्षों के नाम। चीड़ रहित वन के अगर हम बात करें तो चीड़ रहित में मैंने बात किया था आपको दो वृक्ष का नाम कौन कौन सा। तो एक आपका ये पर्णपाती वन होते हैं, और इसमें आपका साल हो गया, एक मैंने साखू साल के बारे में बात किया, दूसरा आपको सागौन बताया था, ठीक है। अन्य भी हैं जैसे शीशम भी हो सकता है, ठीक है। सखुआ किस वन, अब ये मैंने कहा आपको किस वन में है, वन में होता है सखुआ, साखुआ भी हमने बताया ये आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सखुआ किस वन का प्रमुख पेड़ है। तो सखुआ किस वन का है, तभी हमने बात किया था साल, ये तो चीड़ रहित वन का ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बेट जो अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कार्बेट की भी बात हमने किया, उत्तराखंड में है कार्बेट कहाँ है, कार्बेट जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है, किस वन में। कार्बेट अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट भारत में पहला जीव संरक्षण क्षेत्र कब और कहाँ बना। तो कार्बेट समझ में आ गया, स्थान ये आपका नैनीताल के उत्तराखंड में है, और ये 1936 में ये स्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कब और कहाँ बना। ये इंपॉर्टेंट है, भारत में जो पहला जीव आरक्षण, अगर जीव संरक्षण क्षेत्र की बात करें तो कार्बेट, ये आपको कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। और अगर हम बात करें कहाँ बना तो उत्तराखंड में बना, 1936 में ही बन गया था इसका, ठीक ना। प्रारंभिक पहले नाम इसका हेली नेशनल पार्क था, इसे ब्रिटिश गवर्नर सर मैकर हेली के नाम पर रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पतझड़ वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है। पतझड़ वन का जो सर्वप्रमुख पेड़ है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो पतझड़ वन का सर्वप्रमुख पेड़ अगर हम बात करें तो पतझड़ पेड़ का कौन सा, साल एवं सागौन, ये दोनों पतझड़ वनों के प्रमुख पेड़ माने जाते हैं, ठीक है। साखू भी उसको कहते हैं, वैज्ञानिक नाम उसको साल का जो है वो शोरिया रोबुस्ता भी कहा जाता है, ठीक है। पतझड़ वन क्लियर, पतझड़ वन का प्रमुख समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है देवदार किस प्रकार के वन में मिलता है। देवदार किस प्रकार के वन में मिलता है, ये तो हमने बात किया, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया था। पर्वतीय वाला चीड़ रहित जो वन है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पूर्वी भारत स्थित एक राष्ट्रीय वन उद्यान का नाम बताइए। पूर्वी भारत जो है वो राष्ट्रीय अगर पूर्वी की बात करें हम, क्वेश्चन है पूर्वी ईस्टर्न भारत इंडिया में एक राष्ट्रीय वन उद्यान का नाम बताइए। यही क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो पूर्वी भारत स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा। कौन सा है? काजीरंगा। पूर्वी मतलब ये आसाम वाला एरिया हो गया, पूर्वोत्तर भारत में काजीरंगा, ध्यान रखिएगा। यह प्रसिद्ध है क्योंकि ये यहाँ पर काजीरंगा में एक सिंह वाला जो है वो गैंडा बड़ी संख्या में पाया जाता है। यह उद्यान विश्व धरोहर स्थल में भी है। यहाँ आपको हाथी, बाघ, भैंस, बारहसिंगा, कई प्रजाति के चीजें जो हैं वो। मानस अगर बात किया जाए तो ये भी मानस जो है ये भी आपको राष्ट्रीय उद्यान आपको वहीं है, असम में है। ठीक है। नाम दफा की बात किया जाए तो मैंने क्या, एपी में है, अरुणाचल प्रदेश। सुंदरवन की बात किया WS, और नोकरेक की बात किया जाए तो मेघालय में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में आपको कवर करवाने की कोशिश कर दिया, और लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, नेक्स्ट पास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा बिहार की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या। इस टॉपिक पर आपका चैप्टर होगा। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, बिहार दरोगा, बिहार SSC जो भी है, अभी बिहार BPSC ADO है, इन सब